साथियों नमस्कार। पुनः आपका एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और भौतिक विज्ञान की हमारी जो क्लासेस हैं वो YouTube चैनल के माध्यम से शुरू हो गई हैं। जो हमारे संस्थान के छात्र हैं वो तो हमारी क्लासेस से जुड़े हुए हैं ही, साथ ही हम आशा करते हैं कि जो भी बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, साइंस बहुत आता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी भौतिक विज्ञान की क्लासेस आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी हमारी पहली जो क्लास थी भौतिक विज्ञान की, जिसमें हमने यूनिट्स, डायमेंशन के विषय में पढ़ा, क्वांटिटीज के विषय में पढ़ा, राशियां पढ़ी, मात्रक और विमाएं। इसके बाद आज हम शुरू करते हैं गति अर्थात मोशन। लेकिन गति जो अध्याय है इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ विशेष चीजों पर ध्यान देना होगा। मैं आपको बोर्ड पर लेके चलूं, इससे पहले बताता चलूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, वीडियोस को लाइक करें। कोई प्रश्न मन में उठता है, कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं अध्याय 2 फिजिक्स मोशन अर्थात गति। सबसे पहले हम विचार करेंगे दूरी अर्थात डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस? दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। अर्थात किसी भी वस्तु द्वारा किसी एक निश्चित टाइम पीरियड में, समय अंतराल में किसी भी मार्ग की दूरी कहलाएगी जो उसकी लंबाई होगी। अर्थात मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। और दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। और यहां यह बात आप जरूर याद करें कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यहां हम बात कर रहे थे डिस्टेंस की। इसके बाद डिस्टेंस के बाद बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। हम कह सकते हैं कि हमने कोई भी एक टुकड़ा लिया पत्थर का और वो यहां रखा हुआ है। यदि हम उसको यहां से उठा के यहां लेके जाएं और बीच में कहें कि ये जो है हमने इसको यहां 6 इंच सरका दिया है, 6 इंच ये इधर गया, तो ये इसका जो है आगे की ओर डिस्प्लेसमेंट 6 इंच हुआ। यदि हम इसको पीछे की ओर ले जाएंगे अपने इसके बिंदु से तो ये -6 इंच होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अर्थात वस्तु की अंतिम स्थिति पहले यहां थी, अब यहां है अंतिम स्थिति, और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन आगे की ओर धनात्मक होगा, पीछे की ओर ऋणात्मक होगा। और यदि किसी भी पिंड को, किसी भी टुकड़े को, किसी भी निकाय को जहां है यदि वही रहने दें, विस्थापन 0 होगा। तो यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डिफरेंस। यू कैन अंडरस्टैंड इजीली दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। दूरी मार्ग की संपूर्ण लंबाई है और जो विस्थापन है वो प्रारंभिक और अंतिम दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी है। और डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होगी और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 होगा। आइए बात करते हैं वेलोसिटी अर्थात वेग। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में, कोई वस्तु जब इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करे उसे वेग कहते हैं। कोई भी वस्तु इकाई समय में, एकांक समय में किसी भी कांस्टेंट डायरेक्शन में जितनी भी दूरी तय करती है, जितनी भी दूर जाए, उसी को हम उसका वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है क्योंकि पूछा जाता है कि वेग कितना है और किस दिशा में है। जब दिशा की आवश्यकता होगी तो ये सदिश राशि होगी और वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो मात्रक है, इसकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड एसआई पद्धति में है। इसका मान भी प्लस माइनस या 0 हो सकता है। अर्थात किसी भी वस्तु की वेलोसिटी जो है वो 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। साथियों हम बात करते हैं नंबर 4 त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन।
किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग परिवर्तन की जो दर है उसको हम त्वरण कहेंगे। अब वेग परिवर्तन से क्या समझते हैं कि यानी कि किसी भी दिशा में किसी वस्तु का वेग यदि समय के साथ साथ बढ़े तो हम कहेंगे कि जो त्वरण है, जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, और यदि वो उसकी जो वेलोसिटी है वो घटती चली जाए, कम होती चली जाए, तो उसको हम कहेंगे कि जो त्वरण है वो ऋणात्मक है, अर्थात धीरे धीरे मंदा हो जाना। इस क्रिया को हम मंदन भी बोलते हैं। मंदन का अर्थ है एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना, त्वरण का ऋणात्मक होना। लिखा भी है कि त्वरण का जो मात्रक है, जो यूनिट है, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है, क्योंकि सदिश राशि का अर्थात यही प्रश्न पूछा जाएगा कि त्वरण के साथ कितना है और किस दिशा में है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि सदिश का मतलब ही यह है कि इसमें जो है दिशा बताई जा सकती है। एक्सेलरेशन धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, और ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहां एक्सेलरेशन की, और इसको जो है हम ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ए द्वारा दर्शाते हैं। नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, गैलीलियो के गति के समीकरण। द मोस्ट इंपोर्टेंट मोशन इक्वेशंस ऑफ गैलीलियो। यहां 3 इक्वेशन आप बोर्ड पर देख रहे हैं। नंबर 1, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। अब यदि हमें यहां ये v u a t ये क्या है, पहले आप इस पर ध्यान दीजिएगा। u जो प्रारंभिक वेग है, जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो u है, जो लास्ट वेलोसिटी जो अंतिम वेग है वो v है, समय t द्वारा है, और दूरी यहां s द्वारा है। याद रखेंगे यहां दूरी के लिए d फॉर डिस्टेंस नहीं लिया गया है, जो s है वो दूरी का संकेत है। पहले आप यहां देख लें, जब भी आपको ये समझ में आ पाएगा। u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, t टाइम है, और s जो है वो दूरी है। अब यहां देखेंगे जो गैलीलियो की गति के समीकरण में पहली समीकरण है, जो पहली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बताती है v बराबर u प्लस ए टी, अर्थात जो अंतिम वेग बराबर आरंभिक वेग प्लस त्वरण इनटू टाइम। तो इस समीकरण से हम v का मान निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, अर्थात ये अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग का भी वर्ग है, यहां अंतिम वेग का भी वर्ग हमें ज्ञात करना है, बराबर 2 v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, अर्थात 2 इंटू एक्सेलरेशन त्वरण और s दूरी। इक्वेशन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, s इज इक्वल टू ut प्रारंभिक वेग गुना समय प्लस हाफ आधा 1/2 गुना त्वरण और t स्क्वायर। तो यहां इसके द्वारा s हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम गैलीलियो के गति के तीनों समीकरण आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा, जैसे बिल्कुल नोट्स बना हुआ है। एक एक लाइन की जो है इनकी डेफिनेशंस है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, और गैलीलियो के जो इक्वेशन है मोशन के, ये आप बोर्ड पर देख रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन के गति के नियम। आइए साथियों देखते हैं न्यूटन के गति नियम। न्यूटन के गति नियम बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, और इसमें जो गति के नियम हैं वो 3 हैं। लेकिन इन गति के तीनों नियमों से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए, जो पहली यहां लाइन लिखी हुई है यह हमारे कई प्रश्नों का उत्तर देती है परीक्षा के लिए। जैसे गति के नियम पहली बार सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में प्रतिपादित किए, प्रिंसिपिया पुस्तक में। अब यहां जो प्रश्न की बात हुई, तो जैसे ग्रुप डी रेलवे में प्रश्न पूछा गया कि आप न्यूटन का पूरा नाम बताइए, तो आप केवल इस एक पंक्ति से नाम निकालें। न्यूटन का पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। ये पहले प्रश्न का उत्तर रहा। क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है कि पहली बार गति के नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किए। इस प्रश्न का जवाब भी रहेगा सर आइजैक न्यूटन। आपसे फिर तीसरा प्रश्न कर सकते हैं कि बताइए सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी किस पुस्तक में पहली बार गति के नियमों का प्रतिपादन किया।
यानी कि ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन की पुस्तक कौन सी है, तो यहां जवाब देंगे आप प्रिंसिपिया। जो बुक ऑफ न्यूटन है वो प्रिंसिपिया है, जिसमें पहली बार गति के नियम प्रतिपादित किए गए। अब जानते हैं गति के तीनों नियमों में जो न्यूटन का प्रथम गति नियम है वो क्या कहता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में है, अर्थात कहीं भी रखी हुई है, स्थिर है, या गतिमान है, या वो एक समान गति से चल रही है, तो वह जब तक वैसे ही बनी रहेगी, वैसे ही बनी रहेगी का अर्थ है कि स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गति में है तो गतिमान रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। अर्थात विराम अवस्था की वस्तु पर बल लगाकर उसे गति दे दें या गतिमान वस्तु को बल लगाकर रोक दें, तो वह जब ही रुकेगी या जब ही गतिमान हो सकती है जब उस पर बल लगाया जाए। बिना किसी बाह्य बल के वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहेगी, विराम है तो विराम में रहेगी और गतिमान है तो गति में रहेगी। और यही बताता है न्यूटन का प्रथम गति नियम। साथियों, अब हम देखते हैं जड़त्व। इनर्टिया क्या है? वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति। अर्थात कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, एक समान गति से चल रही है तो उसी गति में वो चलती रहेगी, गतिमान होना चाहती है, और उसकी यही प्रवृत्ति, उसी अपनी पुरानी प्रवृत्ति को जो बनाए रखना है, यही जड़त्व कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कि बाह्य बल द्वारा परिवर्तन का विरोध करना ही जड़त्व है। और न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे न्यूटन के प्रथम गति नियम से। या न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहलाता है, तो उसमें भी आप जवाब देंगे जड़त्व का नियम। तो साथियों याद रखेंगे, जो न्यूटन का प्रथम नियम है इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और जड़त्व का मतलब है कि अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति। इसके बाद हम बात करें बल की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, जो बल की परिभाषा है वह बाह्य कारक जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाए। अर्थात विराम अवस्था में गति आ जाए और गतिमान वस्तु में विराम हो जाए। इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो किसी जिस भी बाह्य कारक के द्वारा संभव है वही बल है। बहुत महत्वपूर्ण है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स समझ लीजिएगा कि किसी भी वस्तु के विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जिस बाह्य कारक का प्रयोग होता है वही बल है। बल की परिभाषा प्राप्त होती है। इस प्रश्न का जवाब देंगे न्यूटन के प्रथम गति नियम से। वहीं बहुत महत्वपूर्ण चीजें पूछा जा सकता है कि न्यूटन के जो प्रथम गति नियम है इससे हम प्राप्त करते हैं किस निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा, तो आप जवाब देंगे बल की परिभाषा। जड़त्व का नियम, बल की परिभाषा, यह सभी न्यूटन के प्रथम गति नियम पर आधारित है। अब हम जानते हैं गति के जो प्रथम नियम है इसके कुछ उदाहरण। आइए साथियों, उदाहरण नंबर 1, ये गति के प्रथम नियम के उदाहरण हैं और फिजिक्स में मैक्सिमम पेपर में उदाहरण एग्जाम्पल पूछा जाता है। जैसे कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना उदाहरण है। अब ऑप्शंस आएंगे गति के प्रथम नियम का, द्वितीय नियम का, तृतीय नियम का, जड़त्व का, ऐसे हमें इसमें ऑप्शन मिलेंगे। रुकी हुई गाड़ी के, जब गाड़ी रुकी हुई है तो यात्री भी विराम अवस्था में है। जैसे ही गाड़ी अचानक चलेगी तो यात्री उसी विराम अवस्था में रहना चाहेगा तो वह पीछे की ओर झुक जाएगा। आप देखते होंगे जब हम बाइक पर सवार होते हैं तो बाइक की अचानक क्लच छोड़ने पर जो पीछे बैठा हुआ उसमें यात्री होता है वो पीछे की ओर, उसके पैर उठ जाते हैं, वो पीछे की ओर गिरने लगता है। तो यह जो उदाहरण है यह गति के प्रथम नियम का उदाहरण है, अर्थात जड़त्व का उदाहरण है। इसी प्रकार
सेकंड एग्जांपल भी है, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुकना। यह भी जड़त्व का ही नियम है, अर्थात गति का प्रथम नियम। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी चल रही है, गाड़ी गति में है, तो उसमें बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो यात्री है, वो भी गति में है। जैसे ही गाड़ी रुकेगी तो गाड़ी के रुकते ही व्यक्ति का जो शरीर है वो एक साथ विराम अवस्था में नहीं आएगा और उसका जो सर है वो आगे की ओर झुक जाता है या लग जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बस में बैठे हुए यात्री का जो सर है वो आगे वाले की सीट पे जा लेता है। तो यह जो कारण है, यह भी फिजिक्स के जो न्यूटन्स का गति का प्रथम नियम है, इस पर ही आधारित है। थर्ड एग्जांपल देखें, पेड़ की टहनी हिलाने पर फलों का टूट जाना। जो भी जब हम किसी वृक्ष पे देखते हैं फल लगे हुए हैं तो टहनी को पकड़ के हिला देते हैं। टहनी को पकड़ के हिलाने से क्या है कि फल में अचानक वो गति नहीं आती जो टहनी में होती है और वो टूटकर जमीन पर गिर जाता है। नंबर 4 उदाहरण देखिएगा, कंबल को हाथ से पकड़कर यदि उसको हम डंडे से पीटते हैं तो उसमें धूल के कणों का झड़कर बाहर गिर जाना। यह भी जड़त्व के नियम को अर्थात न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही दर्शाता है। उदाहरण 5 देखिएगा, इसका हम प्रैक्टिकल घर भी कर सकते हैं। आप पानी का एक गिलास लें जो बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ हो, उसके ऊपर कोई पेपर रखें, पोस्ट कार्ड रखें, कोई भी आप पेपर रख सकते हैं जिस पर कोई सिक्का ऊपर रुक जाए। पोस्ट कार्ड रख दें, उस पर एक कॉइन, कोई भी एक सिक्का रख दें, 5 का सिक्का रख दें, 1 का सिक्का रख दें और उस पोस्ट कार्ड को या उस पेपर को आप झटके से ऐसे खींचेंगे। जब आप पेपर खींचेंगे तो सिक्का भी खींचना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उस पोस्ट कार्ड में जैसे ही गति आई वो गति उतनी ही उस सिक्के में नहीं पहुंची, नहीं आई, तो वो जो सिक्का है वो गिलास के अंदर गिर जाएगा और जो पोस्ट कार्ड है वो बाहर की ओर गिरेगा। तो यह जो हमारा एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, एज ए प्रैक्टिकल आप इसको अपने घर भी कर सकते हैं। यू कैन डू एट योर होम। नंबर 5 देखिएगा, नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 6 बताता है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा जा चुका है एमपी पुलिस में, कि एक समान गति से चलती हुई ट्रेन में बैठा यात्री यदि एक गेंद को हवा में उछालता है तो वह गेंद गिरेगी। उसके ऑप्शंस देते हैं, यात्री के आगे की ओर, यात्री के पीछे की ओर, यात्री की गोद में, कहां। तो इसका सही जवाब है कि वह गेंद वापस उसी यात्री के हाथों पर गिरेगी। लेकिन इसका कारण है कि गति जो है वो ट्रेन की एक समान है। मान लीजिए आप बैठे हैं और बॉल को हवा में उछाल दिया जाए और ट्रेन की जो गति है वो तेज हो जाए, तो इसका मतलब जो हमारी बॉडी मूव करेगी वो तेजी से करेगी, लेकिन जो गेंद में गति थी हवा में वो थी जो पहले थी, तो वो यात्री के पीछे की ओर जाएगी। और अगर आपने बॉल को हवा में उछाल दिया है किसी भी एक समान गति पर और ट्रेन का जो त्वरण है वो कम हो जाए, उसमें मंदन आ जाए, तो फिर बॉल हमारे सामने की ओर गिरेगी। लेकिन ये उदाहरण जो पूछा जाता है वो एक समान गति से पूछा जाता है। एक समान गति के कारण वह जो गेंद है उस यात्री के ऊपर ही या उस यात्री के हाथों में ही गिरेगी। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन का गति का दूसरा नियम। साथियों, जो न्यूटन का द्वितीय गति नियम है उसकी परिभाषा आप यहां से देखेंगे कि वस्तु के संवेग, किसी भी वस्तु के मोमेंटम अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित जो बल होगा उसके प्रोपोर्शनल अर्थात समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है, और संवेग परिवर्तन उधर ही होगा जिधर हम बल लगाएंगे, अर्थात संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। पुनः एक बार देख लीजिएगा कि वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। जो भी संवेग में परिवर्तन होगा, जो भी उसकी रेट है, जो दर है, वह आरोपित बल के समानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। यह न्यूटन का दूसरा गति नियम है। वहीं इसी नियम से, गति के दूसरे नियम से, हमें बल का व्यंजक अर्थात द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, जो बल का सूत्र है, वो मिलता है कि यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित हो, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और उस पर हम F
बल लगाएं तो उसमें उससे बल की दिशा में ए त्वरण उत्पन्न होता है। बल की दिशा में ए त्वरण उत्पन्न होता है। इसी लाइन से, इसी बात से हमें बल का फॉर्मूला या बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इसका मतलब हुआ कि F इज इक्वल टू m इंटू ए। हम कह सकते हैं कि बल बराबर यहां द्रव्यमान इंटू त्वरण। यह है बल का व्यंजक जो है ये होता है। अब बल का जो एसआई मात्रक है, एसआई पद्धति में मात्रक है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में, वो न्यूटन है। और सीजीएस पद्धति में मात्रक है डाइन। इनमें जो बड़ा मात्रक है वो न्यूटन है, अर्थात 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। आप ये नोट कर लीजिएगा, एसआई पद्धति का मात्रक न्यूटन है और सीजीएस पद्धति का मात्रक डाइन है। F बराबर m में होता है। हमसे पूछ लिया जाता है कि बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है, तो हम इसका जवाब देंगे दूसरे गति नियम से। और यहां आपको यह भी बताते चले कि कई बार पूछा जाता है कि भौतिकी का पिता कौन है। यह प्रश्न मैं लिख नहीं रहा हूं, आप सुन लीजिएगा, जो देख रहा है उसको फायदा होना चाहिए। पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, तो इसका जवाब है सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन को भौतिकी का पिता कहते हैं। अब हम ध्यान देंगे गति के दूसरे नियम के उदाहरण पर। न्यूटन के दूसरे गति नियम के उदाहरण के रूप में नंबर 1 आप यहां देखें कि क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। अर्थात जो क्षेत्र रक्षक होता है, जब मैदान पर फील्डिंग की जाती है तो किसी भी गेंद को लपकने के लिए सीधे हाथ नहीं, बॉल अगर इधर से आएगी तो हाथों को ऐसे लेके आना पड़ेगा ताकि उसी दिशा में जो संवेग परिवर्तन की दर है वो कम हो और चोट ना लगे या बहुत कम लगे। और अगर सीधा सीधा रोक दिया जाए तो बहुत चोट लगेगी हाथ पर। अर्थात कैच लपकते समय कम चोट लगे, इसलिए यहां संवेग परिवर्तन की दर को कम किया जाता है। और यही जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है वो बताता है। तो कैच लपकने में कौन सा नियम काम करता है? दूसरा गति नियम। उदाहरण देखिएगा, गद्दे पर या खुदी हुई मिट्टी में गिरने पर फर्श पर गिरने की अपेक्षा चोट कम लगेगी। अगर फर्श पे गिरे तो फर्श जो है व्यक्ति के शरीर के साथ दबेगा नहीं, संवेग परिवर्तन की जो दर है वो वहां शून्य जो एक साथ होगी। और यहां जो है गद्दे पर और खुदी हुई मिट्टी पे यदि व्यक्ति गिरता है तो चोट कम लगती है, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसे ही देखा होगा, जब हम लॉन्ग जंप मारते हैं या हाई जंप मारते हैं तो या तो बालू गिर दिया जाता है या नीचे से मिट्टी को खोद दिया जाता है ताकि चोट ना लगे। अगर ऐसे ही पट पे कूदा जाएगा तो चोट अधिक लगेगी। तो यहां भी यह गति का दूसरा नियम का उदाहरण जो है इसमें अपने आप को दर्शाता है। नंबर 3 देखते हैं, कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के एक ही प्रहार से बर्फ की सिल्ली को तोड़ा जाना, यह भी दूसरे नियम का उदाहरण है, क्योंकि यहां भी संवेग के ऊपर निर्भर है। उदाहरण नंबर 4 देखिएगा कि अधिक गहराई तक कील गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग करना, यहां भी संवेग परिवर्तन की दर पर आधारित है यह नियम भी। तो यह भी गति के दूसरे नियम का ही उदाहरण है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 है कि गाड़ियों में स्प्रिंग लगे होते हैं या नीचे कमानियां लगी होती हैं, जिससे यदि वो गड्ढे में गिरे या कहीं ब्रेकर पे जाए तो उसको जो झटका कम लगे, वो एक साथ जो है ऊपर तक ना हिले, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो उसके संवेग परिवर्तन की दर को न्यूनतम कर देती है, कम कर देती है, और उसमें जो है बहुत ज्यादा झटका नहीं लगता है। तो गाड़ियों में स्प्रिंग लगे होते हैं या सॉकर होते हैं, सॉकर ऑब्जर्वर जो होते हैं, इसलिए झटका कम लगता है। और यह भी सब के सब उदाहरण गति के दूसरे नियम को ही दर्शाते हैं। आइए बात करते हैं न्यूटन के तीसरे और अंतिम गति नियम की। साथियों, बात करते हैं तीसरे गति नियम की। न्यूटन का तीसरा गति नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। पुनः एक बार सुने,
जो न्यूटन का तीसरा गति नियम है वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया है जो बिल्कुल बराबर है। इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कह देते हैं। पूछ लेते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो न्यूटन का कौन सा नियम है, तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है। यहां क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझने के लिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नंबर 1, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। जैसे ही बंदूक से गोली छूटेगी आगे की ओर, तो जितनी प्रतिक्रिया आगे की ओर होगी उतनी ही क्रिया वह पीछे की ओर करेगी। यहां क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। उदाहरण 2 देखिएगा कि ऊंचाई से कूदने पर चोट का लगना। तीसरा उदाहरण आप देखेंगे रॉकेट का आगे बढ़ना। यह पूछा जाता है कि रॉकेट का आगे बढ़ना उदाहरण है, तो हम जवाब देंगे क्रिया प्रतिक्रिया का। किसी भी नाविक द्वारा नाव को खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना। आपने देखा होगा कि जब नाव को जल में चलाते हैं तो एक बहुत जो लंबा बांस होता है जिसको जमीन में दबाते हैं, जितना वो नीचे जाएगा उतना ही नाव आगे की ओर जाएगी। अर्थात यह भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और यहां नाव का एक और उदाहरण आता है जो लिखा नहीं है बोर्ड पर, कि जैसे ही किनारे के पास नाव खड़ी होती है, नाव से कूदेंगे तो नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, यह भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही उदाहरण है। 5वां उदाहरण आप समझें, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी के टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे की ओर गिर जाना। क्योंकि रस्सी पर जो बल लगा हुआ है, जैसे ही रस्सी टूटेगी तो वह भी प्रतिक्रिया के द्वारा पीछे की ओर व्यक्ति गिर जाएगा। तो यह सभी के सब उदाहरण न्यूटन के तीसरे गति नियम को दर्शाते हैं, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अब हमें यहां देखना है संवेग, मोमेंटम। संवेग को P द्वारा दर्शाते हैं, संकेत P है, ये ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द मोमेंटम? किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल वस्तु का संवेग कहलाता है। किसी भी गतिमान वस्तु का मास और वेलोसिटी का जो मल्टीपल है वह उस वस्तु का मोमेंटम अर्थात संवेग कहलाता है। हम कह सकते हैं P = m × v। P संवेग है, m द्रव्यमान है और v वेलोसिटी अर्थात वेग है। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है और इसका मात्रक है किलोग्राम × मीटर/सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है संवेग संरक्षण का नियम। द लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन जो लॉ है वो देखेंगे आप, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि एक वस्तु या एक से अधिक वस्तुओं के सिस्टम पर, निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो उस सिस्टम का या निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। एक बार पुनः देखेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। एक या एक से अधिक वस्तुओं के सिस्टम या निकाय पर यदि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उस पूरे निकाय का जो संवेग है वो नियत रहता है। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। साथियों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी एक बार हमें जरूर बताएं। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे फिजिक्स की जो हमारी अगली क्लास होगी, जिसमें हम बात करेंगे कार्य शक्ति के ऊपर और निश्चित रूप से आपको उसमें जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ आप सीखेंगे। दीजिएगा अनुमति। जय हिंद, जय भारत।